अस्सलामुअलैकुम। MGT 111 का लेसन नंबर 24 है परफॉर्मेंस अप्रेज़ल। व्हाट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेज़ल? परफॉर्मेंस अप्रेज़ल का मतलब है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप अपने एम्प्लॉई अपने सब ऑर्डिनेट्स के काम को चेक करें, जज करें, इवालुएट करें। इसको परफॉर्मेंस अप्रेज़ल कहते हैं। फिर आप अपने सब ऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉई को आगाह करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने अपने काम सही तरीके से किया है या नहीं किया है, उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं या नहीं किए हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के ये 7 कैरेक्टरिस्टिक हैं। नंबर 1, एग्रीड ऑब्जेक्टिव्स। सपोज़ करें कि आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आपने अपने तमाम सब ऑर्डिनेट्स यानी टीचर्स को मीटिंग पे बुलाया और उन्हें बताया कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में तमाम बच्चों के मार्क्स 50% होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। तो ये एग्रीड ऑब्जेक्टिव्स हुए, आपका इत्तेफाक हुआ। दूसरा टाइम पीरियड है, यानी 3 माह बाद जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बच्चों के मार्क्स कम से कम 50% होने चाहिए। थर्ड, इसमें आप ये नोट करते हैं स्किल रिक्वायर्ड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स के जो टीचर्स हैं उनमें ये स्किल्स है कि वो बच्चों को सही तरीके से पढ़ाए और बच्चे ये काबिल हो कि वो इन टीचर से इस्तेफ़ादा करे और उनके मार्क्स कम से कम 50% होने चाहिए। 4, चेक दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड आर नॉट। एग्ज़ाम के बाद आप ये चेक करें कि बच्चों ने 50% मार्क्स हासिल किए हैं या नहीं किए हैं। तो चौथा स्टेप चेक करना है। 5वां, इन्फॉर्म द एम्प्लॉय इफ़ द ऑब्जेक्टिव्स वर अचीव्ड आर नॉट। आप मुतल्लिका टीचर्स को इन्फॉर्म करें कि उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है या नहीं किया है। सपोज़ करें कि एक मजमून में किसी टीचर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है तो आप उनको मोटिवेट करें, उनको इन्फॉर्म करें। अगर नहीं किया है तो आप उनसे पूछ लें कि आपके मजमून में दीगर मज़ामीन के मुकाबले में बच्चों ने इंतहाई कम मार्क्स लिए हैं, 50 से कम मार्क्स लिए, वजह क्या है। सो इफ़ नॉट अचीव्ड, वाई दीज वर नॉट अचीव्ड। और 7वां स्टेप है इफ़ अचीव्ड, रिवार्ड एंड मोटिवेट। जिन टीचर्स के बच्चों ने जो टीचर्स के मजमून में सब्जेक्ट में बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं तो आप उनको मोटिवेट करें, उनको रिवार्ड दें। सो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6 और 7 ये फीडबैक है। इसमें आप सब ऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉई को इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं। अगर ना किए हैं तो उनको इन्फॉर्म करते हैं, वजह मालूम करते हैं कि आइंदा ये जो इनएफिशिएंसी है इसका तदारुक हो। तो ये फीडबैक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख ले, एग्रीड ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस या स्टैंडर्ड है, वर्क परफॉर्म है। अगर ऑब्जेक्टिव अचीव किए गए हैं तो आप फीडबैक प्रोवाइड करें अपने सबऑर्डिनेट को कि आपने अच्छा काम किया है। अगर ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए और आपका सबऑर्डिनेट ने सही तरीके से काम नहीं किया है तो आप उनको इन्फॉर्म करें कि आपका काम ठीक नहीं है, आप उसमें इम्प्रूवमेंट करें। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल ये एक मैनेजर का इम्पोर्टेंट टास्क होता है। वजह यह है कि वो अपने सब ऑर्डिनेट की मदद करता है, उनको उनकी निशानदेही हेल्प करता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। अगर एक वर्कर सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो वो उसको इन्फॉर्म करता है कि भाई आपका जो तरीक़ेकार है वो ठीक नहीं है, आप अपने काम को इम्प्रूव करें। तो जो वर्कर्स, जो सब ऑर्डिनेट एक मैनेजर के अंडर काम करता है तो मैनेजर को पता होता है कि इस जॉब के लिए कौन से नॉलेज की ज़रूरत है, कौन सा स्किल उसके लिए रिक्वायर्ड है और कौन सा एटीट्यूड। तो उसको ये भी पता होता है कि जो वर्कर है, सब ऑर्डिनेट है, इस पोजीशन पे है, उसके पास ये रिक्वायर्ड स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड है या नहीं है। अच्छा, ये बात नोट करें कि एम्प्लॉइज़ के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। वजह यह है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के हुसूल के लिए वो काम करता है। तो अगर एक एम्प्लॉय सही तरीके से काम कर रहा हो, वो एफिशिएंट हो, अपने काम को जानता हो, उसके पास रिक्वायर्ड स्किल और नॉलेज और एटीट्यूड हो तो ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगा। अगर ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन को पर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। तो यही वजह है कि मैनेजर का एक बुनियादी फ़र्ज़ होता है कि वो अपने वर्कर्स को, उनको गाइड करे, सुपरवाइज़ करे, उनको कोच करे। और ये इंतहाई डिफ़िकल्ट टास्क होता है क्योंकि एक वर्कर को और सब ऑर्डिनेट को आपने मुस्तकिल तौर पर सुपरवाइज़ करना पड़ता है, उनके काम को मुस्तकिल तौर पर वॉच करना पड़ता है ताकि आप उनको फीडबैक दे दें। अच्छा, टाइप्स ऑफ अप्रेज़ल के 2 टाइप्स है, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल अप्रेज़ल क्या है? फॉर्मल अप्रेज़ल अमूमन साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा होते हैं, 6 माह बाद या हर साल बाद, 1 साल बाद। तो फॉर्मल अप्रेज़ल के 4 मकासद होते हैं। नंबर 1,
to let employees know formally how their current performance is being rated. इसका एक फ़ायदा ये है कि जो सब ऑर्डिनेट्स है, वर्कर्स है, एम्प्लॉइज़ है, उनको पता चलता है, उनको मालूम हो जाता है कि मेरा जो करंट परफॉर्मेंस है वो एक्सीलेंट है, गुड है, वेरी गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, पुअर है, बैड है। तो उसको पता चलता है कि भाई मुझे क्या करना है, मैंने अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। तो इससे ये हर शख्स को पता चलता है कि मैं किस लेवल पे हूँ परफॉर्मेंस के एतबार से। दूसरा पर्पज़ इसका ये होता है, जो शख्स किसी इनाम का हकदार हो तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जो जिसने अच्छा परफॉर्म किया हो और ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हो तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। थर्ड ये है टू लोकेट एम्प्लॉय हु नीड एडिशनल ट्रेनिंग। परफॉर्मेंस अप्रेजल का तीसरा अहम मकसद ये होता है कि जिन एम्प्लॉयज़ ने सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया हो, तो इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि उनके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, या रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, या रिक्वायर्ड एटीट्यूड नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। तो इससे वो लोग, उन लोगों की तशख़ीस हो जाती है जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। चौथा मकसद ये है, जो शख्स जो कि टैलेंटेड है और अपने काम को सही तरीके से कर सकते हैं, उनमें सलाहियत है, तो जो प्रमोशन के लिए फ़िट हो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आपके पास, आपके साथ जो आपके अंडर 10-12 लोग काम कर रहे हैं, तो इन 10-12 लोगों में जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा टैलेंटेड होगा, उनको आइडेंटिफाई करना होता है ताकि उनको प्रमोट किया जाए। हाउ इज़ फॉर्मल अप्रेजल डन? Formal appraisal, as we know that human resource manager have job and position description for all jobs in the organization. जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उनको पता होता है कि हर जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन है हर पोजीशन का, वो क्या है। द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड आर म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द सुपरवाइज़र एंड सुपरवाइज्ड। जो ऑब्जेक्टिव्स है वो एग्रीड होते हैं सुपरवाइज़र और सुपरवाइज के दरमियान। सुपरवाइज़र जो सब ऑर्डिनेट है उनको बताता है कि ये ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव करने हैं, और जो सब ऑर्डिनेट है वो हाँ करता है कि हाँ ये मेरा काम है और मैंने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। फिर ये जो एग्रीड ऑब्जेक्टिव्स है ये एक फॉर्म में लिखे जाते हैं, और ये फॉर्म एक स्पेशल फॉर्म होता है जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन होती है। नंबर 1, नेम ऑफ एम्प्लॉय, जॉब टाइटल, जॉब पोजीशन डिस्क्रिप्शन के उन्होंने क्या क्या काम करने हैं, और उसमें ये भी दर्ज होता है कि ये जो एम्प्लॉय है उसने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अचीव करने हैं 6 मंथ्स के लिए, या 3 मंथ्स के लिए, या 1 साल के लिए। फिर इसमें ये बात भी नोट की जाती है कि इस शख्स ने ट्रेनिंग हासिल की है या नहीं। 6 ट्रेनिंग टू बी रिसीव्ड, इस शख्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं, यानी उसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड है या नहीं है। सर, डज़ द एम्प्लॉय रिक्वायर स्पेशल गाइडेंस, क्या ये एम्प्लॉय इसको सुपरविज़न की ज़रूरत है, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है या नहीं, यानी ये एम्प्लॉय इसमें टैलेंट मौजूद है या नहीं। अच्छा, आर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की क्या स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है। और 9 सिग्नेचर ऑफ इमीडिएट बॉस, जो कि हेड होता है और मैनेजर होता है, उसका साइन लास्ट पे होता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में ये फॉर्म मुख्तलिफ तरह के होते हैं, लेकिन इनमें ये इंफॉर्मेशन दर्ज होती है। इनफॉर्मल अप्रेजल क्या है? इनफॉर्मल अप्रेजल इज़ ए डे टू डे रूटीन अप्रेजल व्हेन मैनेजर मीट देयर सबऑर्डिनेट ऑलमोस्ट डेली। ये डेली बुनियादों पे होता है। सपोज़ करें आप प्रिंसिपल है, तो आपको मालूम हो जाता है कि मेरा एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाता है, क्लास में पढ़ाता है। आप बाई चांस वहाँ पे चले गए और वहाँ पे आपने ऑब्ज़र्व किया कि इस टीचर का टीचिंग मेथड कैसा है, और उसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज है, स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें आप डेली आप उसको नोट करते हैं, चेक करते हैं, जज करते हैं। तो ये इनफॉर्मल अप्रेजल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि भाई क्या हो रहा है, और जो शख्स ये काम कर रहा है ये क्या काम के तरीक़ेकार को समझता है या नहीं समझता। उसके साथ आप बात करते हैं, उसके काम को चेक करते हो, उसको आप पूरी तौर पर फीडबैक करते हैं। आप उनको बताते हैं कि शाबाश, या आप उनको तंबीह कर दें कि आप ऐसा करें, ऐसा ना करें। सो इनफॉर्मल परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ फीडबैक टू एम्प्लॉय। आप रोज़ाना एम्प्लॉय को फीडबैक करते हैं, उनको तंबीह करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। सो इट इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ वेल एम्प्लॉयज़ आर डूइंग देयर वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये इंफॉर्मेशन है कि आप एम्प्लॉय को बताते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा कर रहे हैं, या आपको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो इनफॉर्मल अप्रेजल कैन बी कंडक्टेड ऑन ए डे टू डे बेसिस, जबकि फॉर्मल अप्रेजल ये सेमी एनुअली या एनुअली या 3 मंथ्स के बाद किया जाता है।
Compensation is the monetary return given to the employee for the work they do in a position in an organization. कंपनसेशन ये एक मॉनिटरी रिटर्न है पैसों की शक्ल में जो एम्प्लॉय को दिया जाता है अपने काम की एवज़ में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो शख्स काम करता है उसको जो मॉनिटरी रिटर्न दिए जाते हैं उसको कंपनसेशन कहते हैं। तो तीन तरह के कंपनसेशन है। नंबर 1, स्टैंडर्ड सैलरी वेज दैट वन रिसीव फॉर बीइंग इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। आप ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट पे है, एक पोजीशन पे है, तो उसी की बुनियाद पे आप काम करते हैं और उसी के एवज़ आपको तनख्वाह दी जाती है। दूसरा, एडिशनल कंपनसेशन फॉर डूइंग वर्क नॉट डिफाइंड इन द जॉब एंड पोजीशन डिस्क्रिप्शन। आपको इजाफी काम के एवज़ में एडिशनल कंपनसेशन पैसा दिया जाता है। थर्ड, फ्रेंच बेनिफिट या फ्री रिक्विजिट। बाज़ औक़ात एक ऑर्गेनाइजेशन आपके यूटिलिटी बिल्स और आपके ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा बर्दाश्त करती है, आपके लिए बिजली का बिल पे करती है, गैस और पानी का बिल, उस तरह टेलीफोन का बिल। तो जैसा कि वापडा है वहाँ पे बिजली का बिल वो आई थिंक के ऑर्गेनाइजेशन पे करता है। सो कंपनसेशन तकरीबन ये जॉब के साथ इसका लिंक है। जो शख्स जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा और जितना हिरार्की में टॉप पे होगा उतना उसका कंपनसेशन ज़्यादा होगा। तो often times salary for jobs are rated by a job evaluation system which takes into account such variables. 3 variables only: the number of subordinates supervised by manager, यानी सुपरवाइज़र के अंडर कितने सबॉर्डिनेट्स है, तो जिसके अंडर ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स होंगे तो सुपरवाइज़र को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलेगी। दूसरा, लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, जो शख्स टॉप पे होगा उसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी। थर्ड, कम्प्लेक्सिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब फंक्शन, जिसका जॉब जितना डिफ़िकल्ट होगा और मुश्किल होगा तो उसको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। सो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि जो सीनियर ऑर्गेनाइजेशनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो टॉप पे होते हैं, उनकी तनख्वाह ज़्यादा होती है जो लो लेवल एम्प्लॉइज़ के मुकाबले में, और उनको ज़्यादा मराद दी जाती है। बस ऑर्गेनाइजेशन सैलरीज़ डिफ़िकल्टी को देकर पे करती है और रिस्क ऑफ लाइफ को देकर, यानी जिस जॉब में इंसान को ख़तरा होता है अपनी ज़िंदगी का, तो इसमें तनख्वाह ज़्यादा दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कमर्शियल पायलट है तो उसको ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है क्योंकि उसको हर वक्त जान का ख़तरा हो सकता है। प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिमोशंस एंड सेपरेशन। एम्प्लॉइज़ को हायर पोजीशन पे प्रमोशन दी जाती है जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। तो जब एम्प्लॉइज़ अपने मुकर्रर वक़्त में अपने टारगेट्स अचीव करता है तो पर सर्टन नंबर ऑफ़ ईयर्स के बाद उनको प्रमोशन दी जाती है। सपोज़ करें मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो जब एक टीचर सही तरीके से परफॉर्म करे तो कुछ सालों के बाद उसको अगले ग्रेड में तरक्की जाती है। दूसरा, ट्रांसफ़र की बात है, तो ट्रांसफ़र की वजूहात पे बुनियाद पे हो सकती है। एक बड़ी वजह यह है कि जब एक एम्प्लॉई को प्रमोट किया जाता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल पोस्ट खाली ना हो, तो उस वजह से उसको दीगर इलाकों में ट्रांसफ़र किया जाता है। सपोज़ करें कि एक स्कूल है, वहाँ पे एक टीचर है, सर्टिफाइड टीचर है, CET, उसका स्केल 15 है और वो SCET हुआ, यानी उसका स्केल 16 हुआ, तो उस स्कूल में उसका पोस्ट पोजीशन खाली नहीं, तो इसी वजह से उसको दीगर स्कूल में ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पे SCET का पोस्ट खाली हो। दूसरी वजह यह है कि पहली वजह प्रमोशन है। दूसरी वजह यह है कि एम्प्लॉय को इसी बुनियाद पे ट्रांसफ़र किया जाता है जब उसका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो, तो सज़ा के तौर पर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। और बाज़ औक़ात इसको इस बर्खास्त नहीं किया जा सकता, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको सज़ा के तौर पर ट्रांसफ़र करता है। थर्ड, ये हो सकता है कि एम्प्लॉई अपने पर्सनल रीज़न की वजह से ट्रांसफ़र होना पसंद करता है। शायद वो दूर इलाके में हो, उसके लिए आना जाना मुश्किल हो या बीमार हो, तो वो चाहेगा कि मेरे घर के करीब मैं काम करूँ, तो उसी बुनियाद पे उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। और ट्रांसफ़र करने की एक बुनियादी वजह ये भी हो सकती है कि बिकॉज़ ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक शख्स ट्रेनिंग हासिल करता है तो उसका जो सेंटर है वो करीब हो, तो वो चाहता है कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग भी हासिल करूँ और जॉब भी करूँ। तो यही वजह है, यही वजूहात है ट्रांसफ़र करने के। डिमोशन क्या है? डिमोशन इज़ ए काइंड ऑफ पनिशमेंट। जब एम्प्लॉय अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम ना करे या डिसओबीडियंस शो करे या इनडिसिप्लिन शो करे या इररिस्पॉन्सिबिलिटी शो करे, तो सज़ा के तौर पर इसको डिमोट किया जाता है। यानी उसका अगर 16 स्केल हो तो उसको 15 स्केल पे लाया जाता है। अच्छा, एक ले ऑफ है। बाज़ एम्प्लॉइज़ जो कि एक्सट्रीम और कंटिन्यूस निगलिजेंस और इनडिसिप्लिन शो करे, डिसओबीडियंस शो करे, इररिस्पॉन्सिबल हो, तो उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। तो प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिमोशन और सेपरेशन यानी ले ऑफ, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। और
अक्सर डिसीजन लेना कि किसको प्रमोट करना है और किसको फायर करना है, ये इंतहाई मुश्किल टास्क है और एंड इम्पोर्टेंट विच अ मैनेजर हैज़ टू मेक। तो मैनेजर ये फैसला करता है। 4C मॉडल, द 4C मॉडल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें 4 चीज़ों पे फोकस की जाती है। नंबर 1, कम्पिटेंस, हाउ कम्पिटेंट्स आर एम्प्लॉय इन देयर वर्क्स। इसमें ये देखा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं ये कम्पिटेंट है या नहीं, क्या उनको एडिशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। उसमें ये बात भी मालूम की जाती है कि जो HRM है वो कम्पिटेंट लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उनको रिटेन करते हैं और जिनके पास स्किल हो, नॉलेज हो और रिक्वायर्ड एटीट्यूड हो उनको रिटेन करते हैं, या ऐसा माहौल है कि यहाँ से जो टैलेंटेड लोग हैं वो चले जाते हैं। दूसरा, कमिटमेंट है। तो इसमें ये मालूम किया जाता है कि जो वर्कर्स है, सबऑर्डिनेट्स हैं, मैनेजर्स है, वो अपने काम के साथ कितना कमिटेड है। तो इसके लिए सर्वे कंडक्ट की जाती है इंटरव्यू के ज़रिए और क्वेश्चनियर के ज़रिए से, कि वो इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करे कि आया जो वर्कर्स है, जो लोग हैं, एम्प्लॉइज़ है, वो यहाँ पे अपनी जॉब के साथ कमिटेड है, उनमें मोटिवेशन है या नहीं। थर्ड, कांग्रुएंस। कांग्रुएंस का मतलब ये है कि मैनेजर्स और एम्प्लॉइज़ के दरमियान एग्रीमेंट है, ट्रस्ट है या नहीं है। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो इसका नुकसान ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक होगा, लड़ाइयाँ होगी मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स के दरमियान, और ग्रीवेंसेस होंगे, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे उसका बुरा असर पड़ेगा। जब कांग्रुएंस नहीं होगा तो इसी वजह से लो लेवल ऑफ ट्रस्ट होगा और ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार होगा इदारा, यानी सबऑर्डिनेट्स और जो मैनेजर्स है उनके दरमियान हम आगे नहीं होगी। 4, कॉस्ट इफ़ेक्टिव। इसमें ये इस बात की तवज्जो दी जाती है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ है ये कास्ट इफ़ेक्टिव है या नहीं, यानी वेजेस के अतबार से, बेनिफिट्स के अतबार से, टर्नओवर्स, एब्सेंटीज़म, स्ट्राइक्स और दीगर जो फैक्टर्स है, यानी इस पर ख़र्चा कम आता है या ज़्यादा आता है। तो इसमें हम इसी पॉइंट को भी देखते हैं। कंक्लूजन आप पढ़ लें, यही चीज़ें उन्होंने समराइज़ किया है।